स्टार्ट किया था ऑडिट एविडेंसेस। इसके अंदर अपन ने कल प्रोसीजर्स पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट प्रोसीजर पढ़ा है अपन ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। समझ में आया या नहीं आया? मैम थर्ड वाला डिडक्शन बता दो। ओके यस मैम, एक बार डिटेक्ट। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क मैं वापस बता देती हूँ। बाकी क्या कंट्रोल्स थे और इनहेरेंट रिस्क क्या थी, कंट्रोल रिस्क क्या थी, ये सब क्लियर है? हाँ मैम, एक बार डिटेक्शन रिस्क वाले का एग्जांपल भी समझा दीजिए। ओके चलो, मैं फटाफट से आपको जो भी कल अपन ने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, सबको ऑडिट का प्रोसेस सबको पता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग में हमें बाइक शोरूम का जो ओनर था मिस्टर एक्स, उसने हमें बताया था कि हमारे यहाँ पे सेल्स के ऊपर कैसे इंटरनल कंट्रोल रहता है। एक सेल्समैन है, वो सबसे पहले बाइक्स शो कर देता है कस्टमर्स को। अगर सेल्स ऑर्डर 1 लाख तक का है तो मिस्टर ए से अप्रूवल चाहिए रहती है। 5 लाख तक है तो मिस्टर बी से अप्रूवल चाहिए रहती है, और अबव 5 लाख है तो मिस्टर सी से अप्रूवल चाहिए रहती है। देन गोडाउन के अंदर जो स्टोर लेजर के यहाँ पे पर्सन बैठा है, ठीक है, स्टोर कीपर, वो स्टोर कीपर हमें गोडाउन से बाइक निकाल करके देता है। ठीक है, अपनी स्टोर लेजर के अंदर एंट्री देता है। देन गेट पास बनता है, बिल बनता है, बिल का पेमेंट होता है या फाइनेंसिंग होती है, और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमारा बाहर जाता है ना, हमारा जो भी बाइक है वो बाहर जाता है। ये उसने हमें समझाया, तो हमने कहा कि ठीक है, आपके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है रैप और सेकंड होता है फैप, है ना। रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फैप का मतलब है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी तक हमने सिर्फ एक पढ़ा है, दैट इज रैप। नाउ रैप के अंदर क्या होता है, ऑडिटर कैलकुलेट करता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने जो ओपिनियन इशू किया है, वो ओपिनियन रॉन्ग इशू कर दिया, इसके क्या चांसेस है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके रॉन्गली प्रिपेयर्ड थे, मटेरियली मिसस्टेटेड थे, बट मैंने उसके ऊपर रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया कि योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इसकी क्या रिस्क है, इसके क्या चांसेस है, उसे हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। ठीक है, नाउ ये ऑडिट रिस्क क्यों हो सकती है कि हमारे ऑडिट करने के बाद भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड रह जाए, तो इसके अंदर हमारी इनहेरेंट रिस्क आ जाती है, सॉरी इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है। हम बिजनेस के अंदर सारी 100% चेकिंग नहीं करते, टेस्ट चेकिंग करते, एक मटेरियल अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स की खुद की भी लिमिटेशंस होती है कुछ, तो इन सब की वजह से पॉसिबल है कि ऑडिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो जाने के बाद भी वो रॉन्ग ओपिनियन क्या कर ले, इशू कर ले। ठीक है, तो नाउ ऑडिट रिस्क के टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनहेरेंट रिस्क, सेकंड इज कंट्रोल रिस्क एंड थर्ड वन इज डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा? मैम जिनके लिए अपने कंट्रोल्स नहीं लगाए, कंट्रोल से लगा, उसके बावजूद भी कितना रिस्क है अपने बिजनेस। रिस्क विदाउट कंट्रोल्स या रिस्क आफ्टर कंट्रोल्स? रिस्क विदाउट कंट्रोल। रिस्क विदाउट कंट्रोल, है ना। रिस्क दैट, नाउ रिस्क किसकी है यहाँ पे, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये वर्ड हमेशा याद रखना, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे, रिस्क ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मटेरियली मिसस्टेटेड है बिफोर अप्लाइंग कंट्रोल्स, तो इसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। नाउ
कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हुआ, पहले डेफिनेशन, फिर इसको मैं समझाती हूँ आपको वापस एग्जांपल से। क्या रिस्क है ये? मैम इनहेरेंट रिस्क पे जो कंट्रोल लगाते हैं। के आपकी बाद भी कितना रिस्क बचता है। हाँ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, इसका क्या रिस्क है? आफ्टर अप्लाइंग कंट्रोल्स, आपने आपके बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल्स लगा दिए हैं, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकती है। इस रिस्क को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क किसके लेवल पे होती है? मैनेजमेंट लेवल पे होती है या ऑडिटर लेवल पे होती है? मैनेजमेंट लेवल पे। ये मैनेजमेंट लेवल पे होती है। कंट्रोल रिस्क ये भी मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लेवल लेवल पे। ये भी मैनेजमेंट लेवल पे होती है। नाउ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? तो देखो जो स्टार्टिंग ऑडिट का करने के बाद में भी स्टार्टिंग का तो सेम ही अपना, सब में वर्ड्स याद रखना। फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। है ना, हमने ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर दिए हैं, ऑडिट हो चुका है, इसके बाद भी क्या रिस्क है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो सकती है। अब तीनों को मैंने कल एक एग्जांपल से समझाया था। मैंने आपको ये एग्जांपल बताया ऊपर कि क्या हमारे यहाँ पे सेल्स पे ये सिस्टम है ना। इनहेरेंट रिस्क तो क्या हो गई कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, तो सेल्स, मैं केवल सेल्स की बात कर रही हूँ अभी, सेल्स में कुछ गड़बड़ हो जाए, हम हमारे रिलेटेड पार्टी को अननेसेसरी बहुत ही रिड्यूस्ड अमाउंट पे सेल कर दें, ठीक है, या फिर कोई भी अकाउंटिंग करते टाइम पे कोई भी बिल 4 बार एंटर्ड हो जाए या फिर रॉन्ग एंटर्ड हो जाए या एंटर्ड होने से ओमिट हो जाए, ये सारी चीजें हमारी क्या हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स हुई, है ना। या फिर कोई पर्सन हमारे असेट्स का कितना मिस यूटिलाइजेशन कर सकता है। इन सारी चीजों का रिस्क हमारे बिजनेस में कितना है अगर हमने कंट्रोल्स अप्लाई नहीं किए तो इसे हम कौन सी रिस्क कह देंगे? इनहेरेंट रिस्क। क्लियर? इनहेरेंट रिस्क। तो अब मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, अपने बिजनेस में कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि आपको अलग अलग पर्सन से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई चीज हमारे यहाँ से आउट होएगी, हमारे शोरूम से आउट होएगी। तो मैंने आपको कल पूरा प्रोसेस बताया था कि एक सेल के अंदर कितने सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक बंदा तो करप्ट होगा नहीं यहाँ पे, हर एक बंदा आपने जो भी सेल ऑर्डर बनाया है, सेल बिल बनाया है, हर एक चीज क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। सारे एविडेंसेस अपने आप एक दूसरे बंदा बिजनेस के अंदर ही क्या कर रहा है, रीचेक कर रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वैसे कम हो जाते हैं। बट कंट्रोल्स लगाने के बाद भी क्या चांसेस हैं कि ये मिस स्टेटमेंट कम ना हो, है ना, कि ये रिस्क हमारी बनी रहे। ये रिस्क क्यों बनी रह सकती है? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज मिल करके कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कि हम सब मिल जाते हैं, शेयर कर लेंगे जो भी बेनिफिट होगा, तो उससे ये रिस्क कंट्रोल्स लगाने के बाद भी बनी रहती है। तो उस रिस्क को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क कहते हैं, ठीक है। जब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कॉम्बिनेशन देखा जाता है तो उसको दिया जाता है नाम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दैट इज ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब डिटेक्शन रिस्क क्या है? कंट्रोल्स लग चुके हैं, ठीक है, हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर आपके कंट्रोल्स बहुत अच्छे लेवल के हैं तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा या लो होगा? लो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो हमारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होगा, लो होगा। अब आप समझिए, अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं और आपने कंक्लूड किया कि आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, तो वहां पे आप जब ऑडिट करने जाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, आपकी प्लानिंग करेंगे,
तो प्लानिंग के टाइम पे आप आपका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट रिड्यूस कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। आपको लगेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर हम हमारी मोर्टेलिटी को हायर लेवल पे डिसाइड कर ले और हम इन डेप्थ चेकिंग थोड़ी कम कर दे, तो भी हमें रिजल्ट बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके लेवल पे, ऑडिटर के लेवल पे डिटेक्शन रिस्क हाई हो गई या लो हो गई? आपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को रिड्यूस कर दिया है, आपने चेकिंग का दायरा कम कर दिया है, हाई हो गया। हाई हो जाए। आपकी ऑडिट रिस्क, सॉरी, डिटेक्शन रिस्क क्या हो गई? हाई हो गई। कैसे हाई हो गई? क्योंकि मैंने चेकिंग कम कर दी, तो यहाँ पे अब मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हो गए, है ना? तो इसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल के अंदर समझाती हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, एक गड़बड़ किया था कि मिस्टर वाई एंटरप्राइज आई थी हमारे पास, कोई वाई एंटरप्राइज आया था, उसने सेल्समैन से सेटिंग करके 10 लाख के बिल को 5-5 लाख में डिवाइड करके इस तरीके से वर्किंग किया था। ठीक है, तो अब ऑडिटर ने कहा कि भाई इतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल है आपके यहाँ पे, अलग अलग बंदों से आप अप्रूवल लेते हो, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे सेल्स का प्रोसेस बहुत ही फ्लुएंटली चलता है, बहुत ही स्मूथली चलता है, तो मुझे सेल्स को इतना ज्यादा इन डेप्थ चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो उसने मान लो मोर्टेलिटी ही हायर लेवल पे डिसाइड कर ली, उसने मोर्टेलिटी डिसाइड कर लिया 8 लाख रुपीज, या फिर मान लो 6 लाख रुपीज, इससे लोअर अमाउंट का उसने मोर्टेलिटी डिसाइड किया ही नहीं। उसने कहा इससे लोअर अमाउंट की तो मैं सिर्फ यूं ही ऊपर ऊपर से ट्रांजैक्शंस चेक कर लूंगा। ओके, तो नाउ जब मैं ऑडिट कर रही हूँ, अब मैं ऑडिट करने जा रही हूँ, तो क्या मैं इस फ्रॉड को, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5-5 लाख, मेरा मोर्टेलिटी लेवल ही 6 लाख रुपए मैंने डिसाइड किया है आपके कंट्रोल्स को देखने के बाद में, तो क्या मेरे यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क है या नहीं है? है ना डिटेक्शन रिस्क मेरे पास में, कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए बहुत सारे, बट स्टिल मैं वो फ्रॉड को फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। और ये क्योंकि वाई एंटरप्राइज मेरा डेली बेसिस पे एक रेगुलर कस्टमर था, तो अब वो पूरी अमाउंट मिलकर के तो एक मटेरियल अमाउंट मिल जाएगी। वो हर महीने 5-5 लाख रुपए की अगर परचेजिंग करता है, तो एक मटेरियल अमाउंट बन जाएगा ना 60 लाख रुपीस की गड़बड़। समझ रहे हो? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे मैंने ऑडिट कर लिया, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर लिए, बट फिर भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गड़बड़ है उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। इस रिस्क को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। समझ में आया? यस मैम। जो आफ्टर ऑडिट जो रिस्क बचता है उसे बोलते हैं हाँ। डिटेक्शन रिस्क। बिल्कुल, जो आफ्टर ऑडिट रिस्क है कि आपने सारी ऑडिट तो अच्छे से कर ली, बट अभी भी ये रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो सकती है। उस रिस्क को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। इसलिए ये कौन से लेवल पे होती है? ये ऑडिटर के लेवल पे होती है। ऑडिटर के लेवल पे होती है। यस, क्लियर अर्शप्रीत? यस मैम, यस मैम। ये ऑडिटर लेवल पे होती है। नाउ इसको मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया। ROMM is inherent risk multiplied by control risk, and detection audit risk is equal to inherent risk multiply control risk multiply detection risk, है ना? क्लियर सबको? ऑडिट रिस्क का क्या मतलब हुआ? ऑडिटर रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दे, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क भी मिल गई। ऑडिट रिस्क में 3 कंपोनेंट है। अब ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हो गया? सारा काम करने के बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, बट आप बोल रहे हो कि आपने सारी चेकिंग करी और आपको कोई गड़बड़ नहीं मिली। क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दिया। इसका क्या रिस्क है? इसका क्या लेवल ऑफ रिस्क हो सकता है? इसको इन कंबाइंड हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। क्लियर?
यस आप इसमें एक बार इनवर्स रिलेशनशिप बताइएगा ना। क्या वापस बोलिए? हम इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाँ, इनवर्स ROMM एंड हाई डिटेक्शन। ओके। जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि अगर आपका कंट्रोल्स बहुत अच्छे लेवल पे है, कंट्रोल्स आपका बहुत अच्छा है, तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो हो जाएगा कि कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो आपके यहाँ पे फ्रॉड होने के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियल मिस स्टेटेड होने के चांसेस क्या हो गए? लो हो गए। ऑडिटर ने कंट्रोल्स की चेकिंग करी तो ऑडिटर को लगा कि यार रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट काफी लो है, मतलब यहाँ पे सारा काम अच्छे से चल रहा है, फ्लुएंटली चल रहा है। तो नाउ मैंने मेरे डिटेक्शन का एरिया लो कर दूंगी या हाई कर दूंगी? मेरा डिटेक्शन का एरिया बोल रही हूँ मैं, एरिया लो कर दूंगी या हाई कर दूंगी? एरिया क्या कर दूंगी? मैं लो कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी दूंगी। रिस्क कम है, ऑलरेडी रिस्क कम है, तो मैं इन डेप्थ चेकिंग कम करूंगी। नाउ मैंने इन डेप्थ चेकिंग कम किया तो फ्रॉड्स मिलने के चांसेस कम हो गए या ज्यादा हो गए? कि आपके यहाँ पे फ्रॉड्स हैं बट मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसके चांसेस कम हो गए या ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए Yes, तो ये ma'am. क्या हो गई? इनवर्स रिलेशनशिप हो गई कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है तो डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपके यहाँ पे कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो मैंने मेरा एक्सटेंट इंक्रीज कर लिया चेकिंग का। जब चेकिंग का एक्सटेंट इंक्रीज कर लिया तो आपके यहाँ पे जो भी एरर्स हो रही होगी वो मुझे मिल जाएगी, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियली मिस स्टेटेड होने का चांस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। हाँ, ओके। सो ये कौन सा प्रोसीजर पढ़ा हमने? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद में हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। प्लानिंग में हमने क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हम डिसाइड करेंगे। 3 चीजें, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब 6th स्टेप में हम लेते हैं ऑडिट एविडेंसेस गैदर करते हैं। ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने के 2 मेथड्स है, ठीक है। फर्स्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास में टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये 2 मेथड्स हैं। स्ट्रेट देखिए, ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का नाम है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फैप। नाउ फैप के अंदर हम 2 अलग अलग प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सेकंड होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने के लिए हम एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उस प्रोसीजर का टेक्निकल नेम है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर के बाद में 2 पार्ट हो जाते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के 2 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नाम से ही पता चल रहा है क्या, इसके अंदर हम इंटरनल कंट्रोल्स की अप्रेजल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स करते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है चेकिंग, एग्जामिनेशन। हमने ऊपर क्या किया था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सिर्फ अंडरस्टैंड किया था इंटरनल कंट्रोल्स को और उसके बेसिस पे हमने एक रिस्क का डिटर्मिनेशन किया। अब क्लाइंट प्लेस पे जाकर के हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रियल में इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करेंगे। तो जो चेकिंग करने का पार्ट होता है
उसका टेक्निकल नेम हमने क्या दिया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हम कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहे हैं। क्या चेकिंग करते हैं हम यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस की चेकिंग करते हैं कि आपने जो इंटरनल कंट्रोल्स बिजनेस में लगाए हैं क्या वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उतने ही इफेक्टिवली अप्लाइड हुए या नहीं हुए। जैसे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने ये सेल्स का आपको प्रोसेस बताया। मैनेजमेंट क्या करता है, इस पूरे सेल के प्रोसेस को डिजाइन करता है, एक मीटिंग बुलाता है, सबको अपना अपना काम बता देता है, ठीक है। अब क्या मैनेजमेंट हर टाइम पे चेकिंग करेगा क्या कि आप वो कंट्रोल्स को अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैनेजमेंट के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर लेवल पे आकर के आपके यहाँ पे चेकिंग करे कि आप उसको इस तरीके से एप्लीकेबल भी कर रहे हो जैसा मैंने कहा या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैनेजमेंट के पास में बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। उसको बिजनेस कैसे बढ़ाना है ना, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, हर एक चीज के ऊपर उसको क्या बनानी होती है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। कहाँ से वो गुड्स परचेज करे, कौन से सप्लायर से परचेज करे, ठीक है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को वो रिड्यूस कर सकता है। तो उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो ये काम क्या करता है, या तो किसी को अपॉइंट कर देगा कि आप इसकी चेकिंग करना, अगर अपॉइंट नहीं करता है तो वो बस मिड ऑफ द ईयर कभी भी आकर के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ऑडिटर का क्या ड्यूटी है कि ऑडिटर जब ये डिसाइड कर चुका है कि भाई आपके यहाँ ऑडिट रिस्क कितना है, अब उसे ये डिसाइड करना है कि ये जो कंट्रोल्स आपने हमें बताए थे वो कंट्रोल्स रियल में उतने ही इफेक्टिवली आपके यहाँ पे मेंटेन रह रहे हैं थ्रू आउट द ईयर या नहीं रह रहे, है ना। केवल ऐसा तो नहीं है कि ये बुकिश नॉलेज है कि भाई हाँ एक आपने सिर्फ क्या बना दिया, ब्लूप्रिंट बना दिया कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए और ये काम सिर्फ एक सेल या एक परचेज के अंदर चलता है और फिर आप बाद में नॉर्मली जैसा करना है वैसा कर लेते हो। क्योंकि अगर आपने इस प्रोसेस से हट कर के काम किया तो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने डिसाइड किया था आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपके नॉलेज ऑफ बिजनेस इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से मैंने मेरा ROMM डिसाइड किया था। तो अगर आप उससे हट करके काम करते हो तो मेरा ROMM क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे मेरा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जब हम ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने जाते हैं, जब क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं, हम फर्स्ट प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जो कंट्रोल्स का नॉलेज आपने हमें दिया उसकी टेस्टिंग करते कि रियल में वो उतना ही इफेक्टिव है या नहीं है। कैसे टेस्टिंग करते हैं वो समझिए। सेल्स का पूरा इंटरनल कंट्रोल मैंने जो आपको बताया उसके अंदर समझिएगा, यहाँ पे ऑडिटर क्या ऑडिट एविडेंसेस गैदर करेगा कि आपने सेल्स के जो प्रोसीजर मुझे बताया था वो एकदम करेक्ट है या नहीं। आपने सबसे पहले कहा कि भाई सेल्स ऑर्डर बनता है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि सेल्स ऑर्डर बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। देन आपने हमें कहा था कि सेल्स ऑर्डर सेल्स ऑर्डर बना या नहीं बना, तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन उठाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 6 मई का उसने कोई ट्रांजैक्शन उठा लिया और बोला कि मुझे इस ट्रांजैक्शन का सेल्स ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेल्स ऑर्डर बताओगे, ठीक है। क्लाइंट के हिसाब से आप सेल्स ऑर्डर बताओगे। नाउ आपके इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से इस सेल्स ऑर्डर की वैल्यू आ रही है 6 लाख रुपीस, ठीक है। इसका जो टोटल वैल्यू है कि भाई कितने रुपीस का बाइक बाहर जा रहा है, दैट इज 6 लाख रुपीस। तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से इस सेल्स ऑर्डर पे अप्रूवल किसका मिलना चाहिए, सेल्स मैनेजर। हाँ, कौन से सेल्स मैनेजर का? मैम सी
अप्रूवल बाय ठीक मिस्टर है। सी होना चाहिए, है ना। तो नाउ अब वो ये चेक करेगा क्या इस सेल्स ऑर्डर को मिस्टर सी ने अप्रूव किया या नहीं किया, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, सेल्स ऑर्डर की कॉपी के साथ साथ में जो कॉपी मिस्टर सी के पास हमने भेजी थी, साइन किए थे मिस्टर सी ने, उसका ओरिजिनल कॉपी भी हम देखेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड चीज मैंने कहा था कि एक सेल्स ऑर्डर विद द अप्रूवल ऑफ मिस्टर सी हम किसके पास भेजेंगे, हम गोडाउन मैनेजर के पास में भेजेंगे कि ये वाला मॉडल ऑफ बाइक बाहर निकालना है, ठीक है। जब मॉडल ऑफ बाइक बाहर निकल रहा है तो हमने कहा था कि स्टोर कीपर उसकी एंट्री करेगा, कहाँ पे एंट्री करेगा, अपने लेजर के अंदर, स्टोर लेजर के अंदर अपनी एंट्री करेगा, ठीक है। तो अब जब हमने कहा कि भाई स्टोर लेजर लेकर के आओ, है ना, स्टोर लेजर लेकर के आओ, तो स्टोर लेजर हम लेकर के आए तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि आपका डेट, आपका टाइम, ठीक है, आपका मॉडल नंबर, ये सारी चीजें सेम आ रही है या नहीं आ रही है जो मिस्टर सी ने अप्रूव किया था उससे। हर एक चीज हमने यहाँ पे क्या करी, चेक करी। नाउ देन हमने कहा कि भाई इसका क्या बनेगा, बिल बनेगा, बिल प्रिपेयर होगा। तो हमने कहा कि इसका बिल हमारे आंखों के सामने ही है कि बिल के अंदर कस्टमर नेम, अगेन भाई डेट, मॉडल नंबर, बिल अमाउंट, ये सारी चीजें हमने चेक करी कि ये सारी चीजें सेम है या नहीं है आपके सेल्स ऑर्डर से, जो मिस्टर सी ने अप्रूवल दिया उससे हर एक चीज सेम है या नहीं है। देन हमने कहा था कि इसका गेट पास बनेगा, इसका एक गेट पास बनेगा और उसके बनने के बाद ही ये बाइक हमारे यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट पास पे भी हर एक चीज चेक करेंगे, वही सारी चीजें, कौन बंदा लेके जा रहा है, क्या मॉडल नंबर है, उसने पेमेंट किया या नहीं किया, ठीक है। और वॉचमैन के गेट पास के ऊपर सिग्नेचर, यहाँ पे हम सिग्नेचर किसके चेक करेंगे, गेट पास पे वॉचमैन के, हर एक चीज पे हमने सिग्नेचर चेक किया। ये सारी चीजें हम एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर जितने भी ट्रांजैक्शंस पे हम ने वर्किंग किया है, अगर हमें सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं तो हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल पॉजिटिव है कि यस आपने जो हमें अंडरस्टैंडिंग दी थी कंट्रोल्स की वो एकदम करेक्ट है ना। आपके यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो हमने जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिसाइड किया था, हमने जो हमारी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड किया वो करेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का आंसर नेगेटिव आता है, मुझे पता चलता है कि यार एक ट्रांजैक्शन में मुझे ये सारे कंट्रोल्स के एविडेंसेस मिले बट बाकी के ट्रांजैक्शंस में मुझे एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे हैं, किसी में स्टोर लेजर में कोई एंट्री नहीं मिल रही है तो किसी में गेट पास नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी में सेल्स ऑर्डर ही नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं और अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, ROMM डिसाइड करना पड़ेगा और प्लानिंग यानी कि नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट अगेन वापस से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सबको? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या किया मैंने इस प्रोसीजर के अंदर अभी तक? मैम क्रॉस चेक करा आपने, मतलब जो भी कि कैसे कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस, कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए कि जो आपने मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया था कंट्रोल्स का उसका क्रॉस चेकिंग किया कि वो सारी चीजें रियल में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ अगर हो रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा मेरा सब कुछ ऊपर का प्लानिंग ओके है। बट अगर नहीं हो रही है तो मुझे वापस से मेरा ROMM और प्लानिंग यानी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिया, हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मैंने कंट्रोल्स का टेस्ट किया, सेल्स का जो आपने प्रोसीजर बताया था उसके अकॉर्डिंग एविडेंसेस कलेक्ट करके चेकिंग किया, परचेजेस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया, है ना, हर एक का किया और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आपके यहाँ पे कंट्रोल सही है या नहीं है। अब मैं आती हूँ मेरा सेकेंड प्रोसीजर पे, दैट इज माई टेस्ट ऑफ डिटेल्स, दैट इज माई टेस्ट ऑफ डिटेल्स।
इस टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर अगेन 2 पार्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के 2 पार्ट होते हैं अगेन। फर्स्ट होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सेकंड हम अप्लाई करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वापस से देखिए, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना पढ़ रहे हैं। ऑडिट एविडेंसेस के कलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, उस प्रोसीजर को, ओवरऑल प्रोसीजर को हम कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के 2 पार्ट हुए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। हमने अभी तक कंट्रोल्स का चेकिंग किया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर। अब हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर अगेन 2 पार्ट होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक बार रीजॉइन कर लो, उसमें समझाती हूँ।